Friends, good morning to all of you and welcome to my channel अंतिम क्लासेस। देखो, आज अपन 9th क्लास की जो अपनी पोइट्री का पोर्शन है बिहीव बुक में, इसमें 1 लेसन है प्रोज का, फिर उसके बाद 1 पोइट्री है, फिर 1 प्रोज का लेसन है, फिर पोइट्री है। इस प्रकार से है। तो जो अपनी फर्स्ट पोइट्री है उसके बारे में पढ़ेंगे। और पढ़ने से पहले एक बार अपन इसका सिलेबस है उसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं कि तुम्हारा किस प्रकार से पोइट्री में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या क्या आएगा। तो देखो, यहाँ पर मैंने आपको ये जो वेबसाइट से ये तुम्हारा लिया है सिलेबस का पेज। इसमें जो रीडिंग पोर्शन है वो आएगा कितने मार्क्स का, 20 मार्क्स का। इस रीडिंग पोर्शन में 2 अनसीन पैसेज आएंगे, 10 मार्क्स का एक रहेगा और दूसरा है वो भी 10 मार्क्स का रहेगा। तो इस प्रकार से 2 आपके अनसीन पैसेज आएंगे। राइटिंग पोर्शन रहेगा, राइटिंग पोर्शन भी 20 मार्क्स का रहेगा, ठीक है ना। इसमें से पैराग्राफ हो जाएगा, ईमेल हो जाएगा और इसमें लेटर वगैरह हो जाएंगे। लेटर है फॉर्मल और इनफॉर्मल, फॉर्मल भी और इनफॉर्मल दोनों लेटर रहेंगे। ये 7 मार्क्स के आएंगे। फिर शॉर्ट पैराग्राफ है वो 7 मार्क्स का आएगा। और राइटिंग टास्क है वो जैसे डायलॉग हो गया या फिर स्टोरी हो गया, ये आएंगे, ये 6 मार्क्स के आएंगे। अच्छा खासा रोल आपका ग्रामर का रहेगा इसमें, जो आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, कोई खास इसमें चेंजेस नहीं है। इसमें टेंस आएंगे, 4 मार्क्स के रहेंगे। मॉडल्स है, मॉडल्स भी सिलेक्टेड दिए है, ये नहीं 13 मॉडल है वो 13 के 13 है, ऐसा नहीं है। आपके जो कैन है, कुड है, मे, माइट और शुड और मस्ट, ये 6 मॉडल दिए हैं और बहुत ही कॉमन मॉडल है। 4 मार्क्स के ये रहेंगे। और आगे सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, ये भी टेंस से संबंधित ही रहता है। इसमें जो वर्ब होती है ना, वर्ब फिल करते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। उसका उस प्रकार का सिस्टम है इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड में। ये 4 मार्क्स का रहेगा। डिटर्मिनर्स है ये 4 मार्क्स के रहेंगे और प्रेपोजिशंस है वो कितने रहेंगे, 4 मार्क्स के रहेंगे। तो इसमें आपका ग्रामर का अच्छा खासा रोल रहेगा। अब बारी आती है आपकी बुक्स की। बुक्स में आपकी 2 बुक्स है, एक तो है यहाँ पर बिहीव और एक है मूवमेंट्स। बिहीव है, इसमें 2 पार्ट्स हो गए, एक तो हो गया प्रोज का और एक हो गया पोइट्री का। देखो, प्रोज के इसमें 11 लेसन है और पोइट्री के भी इसमें 10 लेसन है। तो अपन देखो बिहीव ये 30 टोटल कितनी रहेगी, 30 मार्क्स की। तो ये बिहीव है ये रहेगी 30 में 20 मार्क्स का रहेगा आपका प्रोज और 10 मार्क्स की रहेगी आपकी पोइट्री। और 10 मार्क्स का रहेगा आपका जो सेकंड बुक है मूवमेंट्स, वो रहेगी। तो अब अपना मेन पर्पज है क्या देखने का, पोइट्री। देखो पोइट्री में क्या रहेगा, तुम्हारी आएगी एक्सप्लेनेशन, 2 एक्सप्लेनेशन देंगे और उसमें से आपको एक करनी है। कितने मार्क्स की, 4 मार्क्स की रहेगी। 2 देंगे, 2 में से तुम्हारे एक करनी है और बाकी 3 क्वेश्चन आएंगे। 3 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। ये रहेंगे आपके 6 मार्क्स के, यानी कि ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा, 3 मार्क्स का रहेगा। तो ये अपना मेन पर्पज है अब इसका, कि जो अपने 10 पोएम्स है, 10 पोएम्स में से 2 एक्सप्लेनेशन आएंगी, जिसमें से आपको 1 एक्सप्लेनेशन करनी है और बाकी 3 क्वेश्चन आएंगे। 3 क्वेश्चंस में से आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं। ये आपका 10 मार्क्स करेगा, बिल्कुल ही इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। छोटी छोटी कोई 3 स्टेंजा की या फिर कोई 4 स्टेंजा की ऐसी तुम्हारी पोयम है और फिर उसमें एक एक्सप्लेनेशन आएगी। एक्सप्लेनेशन में कुछ भी नहीं करना आपको, एक रेफरेंस की लाइन याद करनी है जो मैं आपको बता दूंगी, बिल्कुल ईजी है। और कॉन्टेक्स्ट उसी स्टेंजा में से देख कर लिखना है और उसकी एक्सप्लेनेशन, वो स्टेंजा अगर आपको हिंदी उसका या लर्न है, आपको समझ में आ गई है, तो आप आराम से उसका एक्सप्लेनेशन भी कर दोगे, ठीक है ना। तो चलो, आपने सिलेबस देख लिया है इसका, ये आपका ओवरव्यू है, अच्छे से देख लो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट के साथ, अपने रिलेटिव्स के पास इसको शेयर कीजिए। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको 6 क्लास से 12th क्लास तक संपूर्ण कोर्स करवाने वाली हूँ और इंग्लिश आपकी बिल्कुल इजी हो जाएगी। जो भी मुझे 7-8 साल का एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊँगी कि एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप होते हैं।
और क्या कहाँ से क्या पूछा जाता है। ये नहीं कि सब कुछ सारा कचरा पढ़ने की आपको आवश्यकता होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आई होप आपको ये सही लगा होगा। अब अपन अपनी पोएम स्टार्ट करते हैं। पोएम का नाम है द रोड नॉट टेकन, सड़क जो नहीं ली गई। यहाँ पर जो अपना पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, ये अपने आप को एक उस स्थिति में देखो, इसमें मुख्य रूप से मेटाफर का, सिमिली का यूज किया गया है। कैसे देखो, ये जैसे अपन हिंदी में अलंकार पढ़ते हैं, वो उसको फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं, अलंकार होते हैं ये। तो इसमें दिखाया नाम किसका है, सड़क का, लेकिन मुख्य रूप से अपनी भावनाएं हैं वो किसको लेकर प्रकट कर रहा है। जैसे अब तुम 9th क्लास से पास आउट हुए, 10th में गए, 10th क्लास से पास आउट होने के बाद आपके पास भी कई रास्ते हो जाते हैं, और आप जिस स्थिति में पोइट है अपने इस पोयम में, उस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि कौन से सब्जेक्ट चूज करें, कौन से स्कूल में जाएं, कहाँ जाएं, वो वाली सिस्टम हो जाता है। तो यहाँ पर सड़क का रेफरेंस देते हुए पोइट है वो मुख्य रूप से जीवन में जो भी दुविधा आती है, जो 2 या 3 रास्तों के बीच हम फंस जाते हैं, उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो फर्स्ट ऊपर से देखो, दिस वेल नोन पोयम, ये प्रसिद्ध पोयम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेज, ये चुनाव के विषय में है। चॉइसेज का अर्थ है चुनाव। चुनाव ये वोट वाले चुनाव नहीं, हम जो भी अपने जीवन में कोई 2 फैसले आ गए अपने एक साथ, उनमें से किसी एक का चुनाव करना है, तो उस चुनाव से संबंधित है। एंड द चॉइसेज, और ये चुनाव, दैट जो शेप अस, जो हमारी ज़िंदगी बनाता है, जो हमें बनाता है, जो शेप अस, जो हमें बनाता है। अब तुम आगे जाके सब्जेक्ट चूज करोगे, कोई भी दूसरी स्कूल में जाओगे, वो चूज करोगे, तो आगे वो आपके जीवन को बनाएगा। तो इसमें चुनाव के लिए कहा गया है कि ये वो चुनाव है जो हमें बनाता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोइट, कैसा पोइट है, अमेरिकन पोइट है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट है। हु राइट्स, जो लिखता है, सिंपली, सामान्य रूप से, साधारण रूप से, सामान्य रूप से लिखता है, बट सिग्निफिकली, लेकिन गहन जानकारी वाले विषय के बारे में लिखता है। अबाउट कॉमन, सामान्य चीज़ों को, ऑर्डनरी एक्सपीरियंस, अपने साधारण अनुभव के विषय से जोड़ते हुए गहन जानकारी के साथ में लिखता है। ठीक है ना। ये तो किसके बारे में किसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है, जो अपना पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आपको यहाँ पर पोएम का नाम भी लर्न करना है, और आपको यहाँ पर पोइट का नाम भी लर्न करना है। पोएम का नाम है द रोड नॉट टेकन, और पोइट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। याद कर लेना कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो सड़क नहीं ली, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो सड़क नहीं ली, द रोड नॉट टेकन, जो सड़क नहीं ली, सड़क जो नहीं ली गई, जिस रास्ते पर हम नहीं गए, द रोड नॉट टेकन, किसके द्वारा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। आगे देखो, द 2 roads delivered in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. 2 roads diverged, 2 सड़कें, डाइवर्ज यानी विभाजित होती है, इन ए येलो वुड, येलो का अर्थ यहाँ पर बताया पतझड़ ऋतु से, वुड यानी जंगल। देखो, जब पतझड़ ऋतु आती है तो जंगल में क्या होते हैं, पत्ते झड़ते हैं। पत्ते कैसे होने के बाद गिरते हैं, हरे पत्ते थोड़ी गिरते हैं, वो पहले येलो होते हैं, उसके बाद वो गिरते हैं। तो यहाँ पर येलो का अर्थ है पतझड़ ऋतु से, और वुड का अर्थ है जंगल से। जंगल में देखो बिल्कुल सुनसान, अकेले रास्ते पर पहुँच गए हो, ना आपको कोई सलाह देने वाला है, ना आपको कोई रास्ता बताने वाला है। तो उस स्थिति में ये पतझड़ ऋतु का यूज किया गया है, और जंगल का यूज किया गया है। 2 सड़कें जो पतझड़ ऋतु में जंगल के अंदर डिवाइड हो रही थी। एंड, और, सॉरी, मुझे दुख था, मुझे खेद था, आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं दोनों पर ही नहीं चल सकता, यानी दोनों पर मैं एक साथ नहीं चल सकता। अब तुम 10th पास आउट करने के बाद आप सोचो मैं बायो ले लूँ, नहीं मैं कॉमर्स ले लूँ, नहीं मैं मैथ ले लूँ, नहीं मैं आर्ट ले लूँ, तो आपको उस समय दुख क्या रहेगा कि आप सभी रास्तों पर एक साथ नहीं चल सकते, सभी सब्जेक्ट एक साथ नहीं ले सकते।
तो यहाँ पर पोइट ने भी वही बात कही है कि जंगल में पतझड़ की ऋतु में दो सड़कें अलग अलग विभाजित हो रही थी। मेरे सामने दो रास्ते थे। एंड और सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और मुझे दुख था, मुझे अत्यधिक खेद था कि मैं दोनों पर एक साथ नहीं चल सकता। एंड और बी वन ट्रेवलर, क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि मैं अकेला एक यात्री था, मैं एक ही यात्री था। चलो लास्ट में आपको भी कन्फ्यूजन होने के बाद आप इस रास्ते पर पहुंच गए कि मैं बायो लूँ या मैथ लूँ। अब आपको उस समय दुख रहेगा वही इसी बात का, क्योंकि आप अकेले एक स्टूडेंट हो। यहाँ पर राइटर ने ट्रेवल की बात की है क्योंकि ये सड़क को रेफरेंस कर रहा है, और वहाँ पर आपको इस बात का दुख रहेगा क्योंकि आप एकमात्र स्टूडेंट हो। लॉन्ग आई स्टूड, कुछ समय तक मैं खड़ा रहा। उस सड़क पर मैं कुछ समय के लिए खड़ा रहा क्योंकि दुविधा में था। जैसे आप भी आधी जुलाई निकाल देते हो सब्जेक्ट का चूज करते हुए, कभी मैथ की क्लास में बैठते हो, कभी साइंस क्लास में बैठते हो, तो वही कंडीशन है इसकी। क्यों मैं कुछ समय तक वहाँ पर खड़ा रहा। एंड और लुकड डाउन एज फार एज आई कुड, एज फार एज आई कुड, जितनी दूर मैं देख सकता था अब मैं देखता रहा उस रास्ते के ऊपर। आप भी जैसे सोचते हो कि वही मैं बायो लूँगा तो मैं इस फील्ड में जाऊँगा, ऐसे करूँगा, तो जहाँ तक आप सोच सकते हो वहाँ तक आप सोचते हो। उसी प्रकार राइटर भी जितनी दूर उस रास्ते पर देख सकता था वो देखता रहा। टू वेयर, जहाँ तक, इट बेंट, ये मुड़ जाती है, क्या? सड़क, सड़क जहाँ पर मुड़ जाती है। इन द अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ का अर्थ है घनी झाड़ियों में, अत्यधिक घने वृक्षों में, घनी झाड़ियों में, यानी कि आगे रास्ता दिखाई देना बंद हो जाता है। भाई सीधी सड़क रहती है तो दिखाई देती है आगे तक, आगे तक, लेकिन जहाँ पर भी वो बेंट हो गई, मुड़ गई, उसके बाद वो दिखाई नहीं देती है। एक बार इसका फिर से देखो। पतझड़ की ऋतु में घने जंगल में एक स्थान पर दो सड़कें अलग अलग डिवाइड हो रही थी, डाइवर्स्ड हो रही थी, अलग अलग विभाजित हो रही थी, अलग अलग दिशा में। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और मुझे दुख था कि मैं दोनों सड़कों पर एक साथ नहीं चल सकता क्योंकि मैं एकमात्र ट्रेवलर था, एकमात्र यात्री था। इसलिए लॉन्ग आई स्टूड, कुछ समय तक मैं वहाँ पर खड़ा रहा। एंड और लुक डाउन, और मैं देखता रहा, वन, एक एक करके, एज फार एज आई कुड, और जितनी दूर तक मैं उस सड़क को देख सकता था मैं देखता रहा। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, जब तक ये मुड़ नहीं गई, और जब तक कि ये झाड़ियों में, पौधों में मुड़ नहीं गई, जब तक मैं उसको देखता रहा। आप इस पोएम को आप 10th पास आउट करने के बाद के बारे में सोचना, तब आपको बिल्कुल ही अच्छे से में समझ में आ जाएगी। इसमें भावार्थ क्या बताया गया है कि कोई भी फैसला है आप जल्दबाजी में ना लें। ये यहाँ पर लॉन्ग आई स्टूड, कुछ समय तक ये खड़ा रहा, यानी कि इसने थोड़ा धैर्य रखा, दूरदृष्टि बनाई। दूरदृष्टि कहाँ से पता चला? कि जहाँ तक वो देख सकता था वो देखता रहा, दूरदृष्टि की बात कर रहा है ये नहीं कि सब्जेक्ट का चुनाव कर रहे हो, नहीं मेरी वो दोस्त ने ये ले लिया, मेरी उस फ्रेंड ने ये ले लिया, चलो मैं भी ये ले लेता हूँ, वो उस स्कूल में गया मैं भी उसमें चला जाता हूँ, वो नहीं है। आप अपनी दूरदृष्टि बनाई। इसमें कहा गया कि आप धैर्य रखें, और जो भी जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, ये रास्ता मुड़ गया, अब आपको पता नहीं कि रास्ता आगे कैसा है, कहाँ जाएगा, क्या नहीं होगा, तो इस लाइन में के द्वारा ये बताया गया कि जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आएंगी उनको फेस करने के लिए आप तत्पर रहे। आई होप आपको ये स्टेंजर समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पे चलो। देन टुक द अदर जस्ट एज फार एंड हैविंग परहैप्स द बेटर काम because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had worn them really about the same. Then तब took the another, मैंने दूसरी सड़क को चुन लिया, उसे चलना आरंभ किया, जस्ट एज फेयर, जो बिल्कुल अच्छी थी। भाई दो में से एक का चुनाव कर लिया, मैंने उस पर चलना, जो अच्छी लगेगी उसी पर चुनाव करोगे, जो कि वो अच्छी थी उसको मैंने चुन लिया। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर काम, परहैप्स यानी शायद, बेटर काम यानी और अधिक अच्छा होने का दावा करना, बेटर यानी अच्छा, काम यानी दावा करना, और अधिक अच्छा होने का दावा करना, कि
मैंने वो जो दूसरी सड़क का चुनाव किया था, जिस पर मैंने चलना शुरू किया था, वो अच्छी थी और मैं और अधिक अच्छी होने का दावा कर रहा था। बिकॉज क्योंकि इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वियर। ग्रासी ग्रासी यानी घास से युक्त थी। क्यों? बिकॉज यानी कि क्योंकि जो दूसरी सड़क जो मैंने चलना आरंभ किया था, वो सड़क हरी भरी घास से युक्त थी। एंड वांटेड वियर, एंड वांटेड और चाहती थी। क्या चाहती थी? वियर। वियर यानी होता है किसी चीज़ को, जैसे हम कपड़े पहनते हैं तो कपड़े पहनने के बाद वो कपड़े बिल्कुल घस जाते हैं ना, घिस जाते हैं, उसके लिए आता है ये वियर, वांटेड वियर। जो यूज में करने के बाद जो चीज़ घिसती है ना, उसके लिए यह सड़क है वो हरी भरी घास से युक्त थी और यह चाहती थी कि वह यूज होने के बाद में घिसे, कि वो उसको कोई यूज करे। दो हालांकि एज फॉर दैट द पासिंग देयर, क्योंकि वहाँ पर कोई भी अभी नहीं गया था, उस रास्ते से होकर अभी कोई नहीं गया था। हैड वोर्न देम रियली अबाउट द सेम। हैड वोर्न देम रियली, वोर्न यानी घिसी हुई थी, यूज में ली गई थी, रियली वास्तव में, अबाउट द सेम, अबाउट द सेम जो दूसरी सड़क थी उसी के बराबर ही इसको भी उतना ही यूज में लिया गया था। जैसे कि आप मैथ ले रहे हो या फिर आप बायो ले रहे हो तो दोनों में बराबर यूज में लिया जाता है। ये नहीं कि भाई एक को ज़्यादा यूज में ले रहे हैं या फिर दूसरे को कम यूज में ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। बच्चे बायो में भी जाते हैं, बच्चे मैथ में भी जाते हैं, तो वही सेम सिचुएशन है यहाँ पर कि ये दो सड़कें हैं और दोनों को बराबर ही यूज में लिया गया था। इसमें किस चीज़ के लिए बताया है कि भाई वो घास से युक्त थी, वो घिसना चाहती थी, वो किसके बारे में कह रहा है? घास से युक्त थी। एक तो भैया आप सड़क पे जा रहे हो तो ओनली आप सड़क सड़क पे चले जा रहे हो, एक आप इसके अगल बगल में भी देखते चलो, इसकी अच्छाइयाँ भी ढूंढो, इसकी बुराइयाँ भी ढूंढो। आपने जो सब्जेक्ट का चूज किया है उसमें भी आप जिस भी सब्जेक्ट को चूज कर रहे हो उसकी अच्छाइयाँ भी ढूंढो और उसकी बुराइयाँ भी ढूंढो, तो उसके बारे में ये कहा है। थर्ड देखो, एंड बोथ देम मोर्निंग इक्वली ले इन लीव नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे yet knowing how we leads on the way I doubted if I should ever come back। एंड बोथ और दोनों सड़कें, दैट जो मॉर्निंग इक्वली ले जो उस मॉर्निंग में सामान्य रूप से पड़ी हुई थी, फैली हुई थी, और जो दोनों सड़कें उस प्रातःकाल, उस सुबह सुबह के समय में मेरे सामने सामान्य रूप से इक्वली यानी समान रूप से ले यानी फैली हुई थी। इन लीव्स, लीव्स यानी पत्तियों पर, पत्तियों पर नो स्टेप किसी के कदम नहीं रखे हुए थे। हैड ट्रोडन ब्लैक, ट्रोडन यानी कुचल कर, ट्रोडन का अर्थ होता है कुचलना, पैरों के द्वारा कुचल जाते हैं तो कुचलना, और ब्लैक यानी काला। कोई भी पत्तियां पैरों के द्वारा कुचलकर काली नहीं हुई थी, यानी कि उस रास्ते पर अभी तक कोई भी नहीं गया था। मेरे लिए दोनों रास्ते मॉर्निंग के रास्ते के समान थे कि पहला यात्री वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि मैं ही था। ओ आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, आई कैप्ट मैंने छोड़ दिया, द फर्स्ट एक रास्ते को, फॉर अनदर डे किसी दूसरे दिन आने के लिए, कि इस रास्ते पर किसी बाद में देखूंगा या फिर बाद में इस चीज़ पर मैं काम करूंगा, तो ऐसा सोचकर मैंने उस सड़क को कहीं किसी दूसरे दिन यूज में लेने के लिए छोड़ दिया। यट फिर भी, नोइंग मैं जानता था, हाउ किस प्रकार से, हाउ वे लीड्स ऑन द वे कि किस प्रकार से ये रास्ता, लीड्स ऑन द वे कि ये रास्ता मुझे कहाँ लेकर जाएगा, मैं ये नहीं जानता था। फिर भी मैंने उस रास्ते को, जो फर्स्ट रास्ता था, उसको मैंने छोड़ दिया था। आई डाउटेड मुझे संदेह था, इफ़ यद्यपि, आई शुड एवर कम बैक कि मैं इस रास्ते पर वापस कभी नहीं आऊँगा। कौन से रास्ते पर? जो मैंने पहला रास्ता छोड़ा था कि कभी फिर से आऊँगा, मुझे संदेह था मुझे ये पता था कि मैं इस रास्ते पर कभी भी वापस नहीं आऊँगा।
जैसे आपने सब्जेक्ट का चूज किया तो आपने मानो कि मैथ ले लिया, तो आप कभी ये थोड़ी ना कि वापस से बायो चूज करने के लिए आओगे, आप तो फिर मैथ में आगे चले जाओगे। तो मैंने जो रास्ता छोड़ा था, दूसरा रास्ता, वो ये सोचकर छोड़ा था कि कभी फिर से इस रास्ते पर मैं जाऊंगा। लेकिन मुझे इस बात का संदेह था, ये मुझे पता था कि मैं इस रास्ते पर कभी भी वापस नहीं आऊंगा। लास्ट स्टेंजा देखो, आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साइन समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस। अब यहाँ पर पोइट जो अपने रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो कह रहे हैं, आई शैल बी टेलिंग, मैं बताऊँगा, दिस, ये घटना, कौन सी घटना, ये ऊपर वाली सारी घटना कि मैं कैसे के जंगल में पहुंचा, मेरे सामने दो रास्ते थे, उनमें से कोई मैंने एक रास्ता चूज किया, तो ये सारी घटना मैं बताऊंगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए शाइन, मैं आहा भरते हुए ये सब बताऊंगा। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, कई युगों युगों बाद, कई युगों युगों बाद, कई वर्षों बाद मैं ये सब बताऊंगा। क्या बताऊंगा? टू रोड्स डाइवर्स इन ए वुड, जंगल में किस प्रकार से दो सड़कें विभाजित हो रही थी, दोनों अलग अलग दिशाओं में जा रही थी। एंड आई, और मैं, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, आई टुक, मैंने चुना, द वन, एक रास्ता, लेस ट्रेवल्ड बाई, जिस पर बहुत कम लोग चले हुए थे, जिस रास्ते पर बहुत कम गए थे, जिस रास्ते का यूज बहुत कम लोगों ने किया था, मैं वो रास्ता चुना। किस प्रकार से मैंने वो रास्ता चुना? एंड, और दैट, जो, हैड मेल ऑल द डिफरेंसेस, और इसी चीज़ ने, इसी रास्ते ने, मेरे इसी निर्णय ने मेरे जीवन में ये सारी डिफरेंस, ये सारी विभिन्नताएं, मेरे जीवन में जो जो डिफरेंस आए हैं, मैं किस प्रकार से अन्य लोगों से भिन्न हूँ, ये सब बातें किसकी वजह से है? कि जो मैंने रास्ता चुना है। कहते हैं ना कि भेड़ वाली चाल मत चलो, अगर हिम्मत है तो शेर की तरह एक नया रास्ता बनाओ। तो वही बात कही गई है इन दो लाइनों में कि जिस रास्ते पर बहुत कम लोग गए थे, जिस रास्ते को बहुत कम लोगों ने चुना था, मैंने उस रास्ते को चुना और इसी चीज़ ने मेरे जीवन में ये डिफरेंस उत्पन्न किया। ठीक है ना? तो ये आपकी पोयम हो गई। आई होप बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं आई होगी, आप लोगों ने अच्छे से इसको लर्न कर लिया होगा। और यदि आपको ये पोयम याद हो गई है, समझ में आ गई है, तो आपको ना तो क्वेश्चन आंसर में कोई दिक्कत आएगी, ना ही आपको एक्सप्लेनेशन में कोई दिक्कत आएगी। और यदि फिर भी थोड़ी कम समझ में आई हो तो एक बार वीडियो को फिर से देख लेना, और ये आपको 4 स्टेंजा अच्छे से समझ में आ जाएंगे। जब मैं एक्सप्लेनेशन करवाऊँगी तो साथ में मैं आपको इसकी राइम स्कीम भी करवा दूँगी। अगर आप इसमें राइम स्कीम भी लिख दोगे साथ में, तो भी एग्जामिनर पर अलग इफ़ेक्ट पड़ता है, किस प्रकार से हम राइमिंग स्कीम बनाते हैं। देखो यहाँ से बनती है, अपने जो लास्ट लेटर होते हैं यहाँ से बनती है इसमें राइमिंग स्कीम। ठीक है ना? ये 5 लाइन का स्टेंजा है, तो इसकी किस प्रकार से बनेगी वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेंजा में बता दूँगी। ये अब ये लंबा हो जाएगा। इनकी जो लास्ट साउंड होती है उसको बोल कर के उस हिसाब से इसको चूज करते हैं। जैसे वुड का स्टूड से हो गया बोथ, वुड स्टूड कुड, और बोथ का ग्रोथ से। तो ए, इसका ए हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा और इसका बी हो जाएगा। इस प्रकार से बनती है इसकी राइमिंग स्कीम। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये क्लास अच्छी लगी होगी। और मैं फिर से आप सभी को कहती हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों तक ये पहुँचाए, ताकि सभी लोगों को जो इंग्लिश से डर लगता है वो उन लोगों के लिए अब इंग्लिश आसान हो जाए। थैंक यू बच्चों।